रुक जाइए। बंद करो। पुलिस कमिश्नरेट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। केस में अब आगे क्या होगा, तो हम चाहते हैं कि हमारे एडवोकेट साहब श्री गोपाल कृष्ण जी अब इसकी प्रक्रिया आगे की क्या होगी वो स्वयं बताएंगे और आप लोगों के संज्ञान में देंगे। हमारे एडवोकेट जो पूरे देश से लोग जानना चाहते हैं कि हमारे एडवोकेट कौन हैं और उनका अगला अब कौन सा पहल होगा, तो आज हम अपने कचहरी आए हैं वाराणसी जनपद के और ये चौकी है। हमारे एडवोकेट जी श्री गोपाल कृष्ण जी हैं, ये आपके समक्ष हैं और उनके सहयोगी अधिवक्ता साथी श्री अरविंद यादव जी हैं और ये भी यहीं पर हैं। तो कल हमारा बेल खारिज हो गया है निचली अदालत में और पूरे देश के लोग, पूरे मीडिया के साथी और पूरे समाजवादी साथी ये जानना चाहते थे कि इस केस में अब आगे क्या होगा, तो हम चाहते हैं कि हमारे एडवोकेट साहब श्री गोपाल कृष्ण जी अब इसकी प्रक्रिया आगे की क्या होगी वो स्वयं बताएंगे और आप लोगों के संज्ञान में देंगे। हरीश मिश्रा जी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सेशन न्यायालय में और ऑनरेबल स्पेशल जज एंटी करप्शन 4 के द्वारा कल हरीश मिश्रा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। हरीश मिश्रा जी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र 299 BNSS और 67 IT8 के अंतर्गत था। ये दोनों धाराएं नॉन अवेलेबल धाराएं हैं। इस आधार पे कोर्ट ने ये माना कि चूँकि ये नॉन अवेलेबल धाराएं हैं इसलिए इसमें फ़िलहाल जमानत का कोई आधार पर्याप्त वो नहीं समझते हैं, इसलिए उन्होंने जमानत को निरस्त किया। वरना ऐसे देखा जाए तो इनके ऊपर जो आरोपित धाराएं हैं उसमें मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी दिशा निर्देश है इस संदर्भ में वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रदान करती है जो 7 साल तक की सज़ाओं में अग्रिम जमानत को देने के लिए थोड़ा रिलैक्स प्रक्रिया अपनाने की बात करती है सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि जो 7 साल से ऊपर के अपराध हैं सामान्यतः उनको हीनस क्राइम के लिए देखा जाए और जो 7 साल से नीचे के अपराध हैं, जो छोटे अपराध हैं, जैसे हरीश मिश्रा के ऊपर जो आरोप कानूनन लगाया गया वो 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान का आरोप था। FIR भी आप देखें तो FIR में ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कौन सी बात कही गई। 67 IT8 लगा दिया है, उसमें सीधा सीधा होना चाहिए कि स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, कौन सा वक्तव्य था जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। ऐसा कोई वक्तव्य भी नहीं है FIR में कि हरीश मिश्रा ने ऐसा कौन सा वक्तव्य दे दिया। FIR पूरी तरह से साइलेंट है इस मामले में। ये केस पूरी तरह से एंटीसिपेटरी बेल का था, लेकिन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने जो भी पाया, ये कोर्ट की अपनी समझदारी हो सकती है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का कि वो किसको अग्रिम जमानत दे या किसको न दे। तो तथ्यों पर जाए बगैर कोर्ट ने इनको इस केस को हरीश मिश्रा के लिए उपयुक्त नहीं माना अग्रिम जमानत के लिए। अब हम इसके इस फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे हम हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका रखेंगे और निवेदन करेंगे कि हरीश मिश्रा को वहाँ से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उनका स्वीकार हो, अग्रिम जमानत प्राप्त हो। वकील साहब, पूरे देश से लोग जानना चाहते हैं कि ये जो जमानत निरस्त की है अदालत ने, इसमें अभियोजन का पक्ष क्या था और संबंधित थाने ने क्या रिपोर्ट पेश की? अभियोजन का कहना ये था कि जो इसमें हरीश मिश्रा है उन्होंने कई महीने पहले कुछ ऐसा वक्तव्य बोला था जिससे वादी मुकदमा की धार्मिक भावना आहत होने का एक अभियोजन है। अब कौन सा वक्तव्य बोला था स्पेसिफिक ये कहीं पे लिखा नहीं था FIR में। एक जो बात आई वो किसी रामभद्राचार्य के विरुद्ध कोई ऐसी बात कहने की बात आई थी। उन बातों की जब आप गहराई में जाएंगे, कानूनी दृष्टिकोण पर देखेंगे, अभी तो ये ट्रायल नहीं था, बेल का स्टेज था खैर, लेकिन जो भी वक्तव्य बोला गया था वो कहीं से भी जो अभियोजन ने प्रस्तुत किया कागजातों के आधार पर उसमें कहीं से भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे किसी एक व्यक्ति की धार्मिक भावना आहत हो। ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किस खास राजनीतिक दल के लोगों द्वारा अपने विरुद्ध उठने वाली किसी भी आवाज़ को दबाने के क्रम में ये एक FIR पंजीकृत की गई थी। ये प्रथम दृष्टया देखने से लगता है, तो डॉक्यूमेंट देखने से लगता है। एक आशंका और भी है देशवासियों को और खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों को
बनारस के लोगों को कि क्या इस मामले में संबंधित थाना सिगरा जहां मुकदमा पंजीकृत किया गया है, क्या इस मामले में बनारस वाले मिश्रा जी की गिरफ्तारी थाना कर सकता है? अब की बात नहीं है, एफआईआर पंजीकृत होने के बाद ही वो कर सकता था, आज भी कर सकता है। जो धाराएं हैं वो नॉन अवेलेबल है, लेकिन चूंकि 3 वर्ष से कम है और सत्येंद्र अंटिल का एक दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के सत्येंद्र अंटिल के केस में है, उस आधार पे इनकी गिरफ्तारी टेक्निकली सिगरा थाने को नहीं करनी चाहिए। लीगली वो नॉन अवेलेबल केस है, इसलिए तो नॉन अवेलेबल कोई भी केस में किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जहाँ तक टेक्निकली हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब हरीश मिश्रा की गिरफ्तारी बीएनएसएस में की गई शांति भंग की आशंका में, उसके 3 दिन पहले एफआईआर पंजीकृत हो गई थी। हरीश मिश्रा को 12 घंटे से ज़्यादा थाने पे बैठाया रखा गया। उस दौरान भी जो क्राइम नंबर इनके खिलाफ रजिस्टर्ड था 42/2025, उस दौरान भी अस्तित्व में था। और जिस एफआईआर में गिरफ्तार करने का प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जब वो अस्तित्व में था तो उनकी गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए थी। यदि मान लीजिए उनके पास कोई इस तरह के प्रमाण नहीं थे, कभी कभी ये बात आएगी, पुलिस ये कह सकती है कि तात्कालिक मौके पे वो प्रमाण नहीं थे। तात्कालिक मौके पे जब वो प्रमाण नहीं थे तो शांति भंग की आशंका किस शब्द पे उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई? इसका मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट्री या एविडेंशियली या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई ऐसा प्रमाण थे जिसमें प्रशासन का या कानून का यह मानना था कि यह शब्द कानून उपयोगी नहीं है, इसको नहीं बोलना था। तो जब ये एविडेंस थी तो उस दौरान गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नहीं तो हरीश मिश्रा 24 घंटे से ज़्यादा जेल में थे, उस दौरान उनका जेल से उस सेक्शन में रिमांड बनना जाना चाहिए था। टेक्निकली गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और सरकार है, कुछ भी हो सकता है इस सरकार में। तो यदि सरकार के दबाव में वाराणसी कमिश्नरेट या संबंधित थाना सिगरा बनारस वाले मिश्रा जी की गिरफ्तारी करती है, तो उनके खिलाफ क्या लीगल कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? यदि कोई गिरफ्तारी होती है तो कानूनन हम फिर यहाँ जमानत याचिका प्रस्तुत करेंगे और कानून सम्मत तरीके से उस पर सुनवाई होगी। यही एक रेमेडी है।